हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस टेबल क्लास में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न। 6 बहुविकल्पीय आते हैं पूरी केमिस्ट्री से। तो हम 2 पेपर है केमिस्ट्री के, एक फर्स्ट केमिस्ट्री, एक सेकंड केमिस्ट्री। सेकंड केमिस्ट्री कहलाती कार्बनिक रसायन, जहां से हम छांट के जितने भी एमसीक्यू इंपोर्टेंट वाले वो लेकर आए हैं। अगर बुक में देखोगे, क्वेश्चन बैंक में देखोगे या किसी और बुक में देखोगे, कैसे भी देखोगे, हर चैप्टर के अंदर 50, 60, 70, 80 एमसीक्यूज दिए गए हैं। लेकिन हम उसमें से जितने भी इंपोर्टेंट है हर चैप्टर से 5 या 6 एमसीक्यू लेकर आए हैं, और इनसे अलग कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। और टाइम नहीं लगाते, डायरेक्ट हम पहुंचते हैं एमसीक्यूज पर। और फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, देखो, कार्बनिक रसायन के सभी एमसीक्यू लेकर आए। सेकंड केमिस्ट्री, 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, उनके अगर टोटल एमसीक्यू बुक के अंदर देखोगे तो लगभग 200 या 250 एमसीक्यू जाएंगे। उनमें से इंपोर्टेंट एमसीक्यू लगभग 20 या 22 एमसीक्यू लेकर आए। इनको एमसीक्यू तैयार करना, इससे अलग कोई भी विकल्प आपका नहीं जाएगा। तो आने वाले सबसे ज्यादा बार पूछे गए और हर किसी का आगे संडलोपी होगी। पहला एमसीक्यू है भाई हमारा, हेलोफोम किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। हेलोफोम क्या होते हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए कि हेलोफोम होते CH3। अब C कितनी आ रही इसमें, एक C पर होता है भाई मैथ, और X के स्थान पर कोई भी हेलोजन हो सकता। X कौन होता है भाई, हेलोजन। और हेलोजन की पूरी सीरीज है पीरियोडिक टेबल में। क्या सीरीज है वो, याद करने का तरीका भी है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब हमसे पूछे क्या चीज गई है कि हेलोफोम कंपाउंड जो है वो किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। ट्राई हेलोजन यानी कि कितने हेलोजन है, 3 हेलोजन। किसके व्युत्पन्न है, कैसे बनते हैं, अगर हम कोई एल्केन का फॉर्मूला ले लें, हमने ले लिया CH4, और ये किस तरह से बन जाते हैं कि यहाँ क्रिया कराते हैं किसी भी हेलोजन से, तो यहाँ पर भाई CH3 और यहाँ पर भाई Cl और यहाँ पर HCl, और ये रिएक्शन तब तक चलती रहती जब तक कि यहाँ से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते। सिर्फ बचता क्या है इसमें, एक कार्बन परमाणु, और एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई इसके अंदर, मैथेन वाला। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि हेलोफोम के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु आता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा मैथेन। इसी तरह से बहुत सारे एमसीक्यू जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस एमसीक्यू को हम कराएंगे उससे अलग कोई भी एमसीक्यू एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। अगर पूरा कंप्लीटली हमसे पढ़ना चाहते हैं तो एक हमारा बेहतरीन से बेहतरीन बैच चल रहा है, सक्सेस बैच। उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाओगे और इस टेबल क्लास के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, और उस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारा एक बैच चल रहा है सक्सेस बैच, जो केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सक्सेस बैच, और जिसका हमने प्राइस भी दिखाई दे रहा कितना रखा है, 53 लाइन। 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, PDF देंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, एग्जाम की परफेक्ट वाली तैयारी कराएंगे, और सब एमसीक्यू कराएंगे, अनसोल्व पेपर सोल्व कराएंगे, सैंपल पेपर सोल्व कराएंगे। मात्र कितने में, 999 रुपए में। केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारे सब्जेक्टों को मिलाकर सिर्फ एक बैच बनाया। जिस किसी को अगर ये लगता है कि केवल हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना, कि फिजिक्स ही पढ़नी है, केवल केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उनके लिए हमने अलग से बैच बनाए। अगर किसी को सिर्फ मान लो केमिस्ट्री ही पढ़नी है, कि केमिस्ट्री पढ़ ली है हमें तो सिर्फ, या हमें सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है, तो एक सब्जेक्ट के लिए हमने प्राइस रखा सिर्फ मात्र 399 रुपए। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इससे अच्छा बेहतर क्या, पूरा बैच लो, 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे पूरी PDF के साथ। आइए, जिसको लेना हो इस टेबल क्लास ऐप में डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर से। आगे कुछ और एमसीक्यू है। ये कौन से चैप्टर से हमने एमसीक्यू लिए भी, चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड बुक का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उन चैप्टर के हम सबसे पहले एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। सेकंड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। ओवरऑल चैप्टर का हिसाब लगाओ, चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा भाई, ये ओवरऑल पूरी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर
6, जहां से एमसीक्यू इस टाइम चल रहे हैं। एक एमसीक्यू इस चैप्टर से हर साल पूछा जाता है, हम ज्यादा नहीं लेकर आए। अगर बुक में देखोगे तो 50 या 60 एमसीक्यू मिलेंगे इसी चैप्टर के, लेकिन हम उसमें छांट के सिर्फ 3 या 4 एमसीक्यू लेकर आए जो हर बार पूछे जाते हैं, ये इसी टाइप का। देखो क्या पूछा एमसीक्यू ने, बोला 1 क्लोरोब्यूटेन एल्कोहलीय पोटास से क्रिया करता है। भाई 1 क्लोरोब्यूटेन का पहला हम फॉर्मूला बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी अच्छे से आती हो, किस तरह से बनाएंगे भाई? देखो 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट आया, ब्यूट के लिए कितनी सी लगाएंगे भाई? 4 सी। 1 क्लोरो आया, क्या लगाएंगे भाई? Cl। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस पर H लगा देंगे, CH2, यहाँ पर 2 बॉन्ड है CH2 और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है CH2। इन्होंने बोला क्रिया किससे करता है? एल्कोहलीय पोटास से। पोटास का फॉर्मूला KOH, और पोटास भी कैसा है भाई? वो एल्कोहोलिक पोटास है। और ये चीज याद रखेंगे, ये एक निराकरण अभिक्रिया है। एक होती है भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो ये शो करता है एक्वस या जलीय KOH अगर यहाँ पर होता तो यहाँ से सीधा Cl हटता और H आके लग जाता। लेकिन यह है निराकरण अभिक्रिया, जितने भी एल्केन होंगे, यानी कौन इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसको एल्कीन बना देता। किस तरह से भी? यहां से तो सीधा सीधा K पर प्लस चार्ज होगा और Cl पर माइनस चार्ज, एक KCl जाएगा, OH पर माइनस चार्ज और एक साथ यहां से लेकर जाएगा H प्लस को, क्योंकि H पर प्लस चार्ज होता तो कंपाउंड बन के आगा भाई CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पर भाई CH2, और कैसा बॉन्ड लगा देंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। प्लस क्या क्या बचा भाई? कि एक बचा KBr, एक बचा भाई H2O। इसका नाम क्या होगा? नाम लिखोगे तो भाई डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करेंगे 1 2 3 4। पहले पे डबल बॉन्ड 4C, 4C के लिए क्या लिखोगे भाई? ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए N, और कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? मतलब प्राथमिक कार्बन पे, नाम हो गया ब्यूटीन 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है ब्यूटीन 1, फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस तरह करा कि 1 क्लोरोब्यूटेन क्रिया करता है अल्कोहलीय पोटास से, तो KCl प्लस माइनस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज था, यहां से एक H ले गया प्लस चार्ज वाला, क्योंकि इसने आकर अटैक करा क्रिया पर। आगे और एमसीक्यू है भाई। देखो अगला एमसीक्यू पूछा क्लोरोपिक्रीन है, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला पूछा, क्लोरोपिक्रीन इनमें से कौन सा है? इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, अगर नहीं पता क्लोरोपिक्रीन क्या है तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों CaCl3, और नाइट्रीकरण जब भी आएगा, क्रिया होगी नाइट्रिक अम्ल से। और इसकी विशेषता, जब भी नाइट्रीकरण ये होता है तो 2 भागों में टूटेगा, H प्लस और NO3 माइनस। इसमें देखोगे Cl क्या है? अधातु है, कैसा चार्ज आएगा इसमें? अरे माइनस चार्ज, और बाकी कौन सा रह जाएगा? प्लस चार्ज वाला। और प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाता है? अट्रैक्शन, आकर्षण, एकदम से दोनों मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहां से क्या रह जाएगा कि CCl3, और यहां से भाई NO3 प्लस क्या बचेगा? यहां से H, यहां से H और एक H यहां से और एक O भाई यहां से, तो H2O। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CCl3NO2। अब देख लो कौन सा फॉर्मूला इसमें है? CCl3NO2, ऑप्शन नंबर 3। CCl3 किसका फॉर्मूला? क्लोरोपिक्रीन का, जिसे आंसू गैस भी कहते हैं, जिसके गोले छोड़े जाते हैं। कोई धरने पे बैठ जाता तो पुलिस पीछे हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ देती, आंखों से जलन होती और लोग पीछे हट जाते हैं धरने पे से। तो क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2 कैसे बनती है? जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण में क्रिया किससे होती है भाई? बोले बिन नाइट्रीकरण में क्रिया नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है किसकी? क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म कौन है? CCl3, और क्या बनता? क्लोरोपिक्रीन, जिसका फॉर्मूला CCl3NO2। अगला एमसीक्यू भाई, अगला एमसीक्यू ने पूछा कोई हमें अभिक्रिया लिख के दी है। इस टाइप का एक एमसीक्यू पूछा जाता है किसी भी चैप्टर से। अभिक्रिया क्या लिखी भाई? इन्होंने लिख के दिया भाई हमें RCOOAG, और यहां पर क्या बनना है भाई? RBr2, या RBr, यानी कि एक हेलो एल्केन बना है किससे? सिल्वर के लवण से। कि सिल्वर कौन है? Ag, वसीय लवण कौन है इसका? RCOO। तो वसीय क्या लिख देंगे? वसीय लवण, या Ag का, सिल्वर का
पूरा लिखना है तो सिल्वर का वसीय लवण क्या बनता है यहाँ पर एल्केन, और एल्केन भी कैसा है भाई, हेलो एल्केन। हमें ये बताना किस अभिक्रिया में होता है। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो अभिक्रिया एक दी थी हुंसडीकर ने, जिसके अंदर उसने ये बताया था अगर RCOO की क्रिया हम CCl4 की उपस्थिति में कराएं तब बन जाता है हेलो एल्केन। और क्या क्या बचता है भाई, क्या क्या बचता है इसमें, एक लेते हैं इसमें Br2, जब क्रिया कराएंगे तो यहां से क्या जाएगा R के साथ यहां से एक Br, RBr, एक क्या बचेगा यहां से COO, क्या कह सकते हैं COO को, COO है CO2, एक क्या बचेगा यहां से एक Br है, यहां का एक Ag, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भाई, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर, इस रिएक्शन का क्या नाम होगा भाई, हुंसडीकर अभिक्रिया। और देख लो कौन सा ऑप्शन है हुंसडीकर अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से कोई सी भी नेम रिएक्शन लिख के दे देगा, ये जरूरी नहीं कि इसे भी लिख के दे सकता कि निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया के CH3Cl दे दिया प्लस Na दे दिया और यहां पर बना दिया भाई C2H6 और प्लस ये हो गया NaCl, इसको हमसे पूछ लिया कि कौन सी अभिक्रिया। और जब भी हेलो एल्केन धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं बोटज अभिक्रिया, मोस्टली सोडियम के साथ, यही जिंक होता क्रिया कहलाती फ्रैक्लाइट अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा अभी, बोटज अभिक्रिया। बस इतना चेंज कर सकता है, हुंसडीकर की जगह क्या दे देगा, बोटज दे देगा, फ्रैक्लाइट दे देगा। तो इस तरह से हम इन MCQ को सोल्व कर सकते हैं। देखो फिर इसी बात को बोलता हूं तुमसे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर 80 से 90 MCQ दिए गए हैं और उनमें से हमने कितने करे, केवल 4, और इन 4 से कोई भी MCQ अलग नहीं जाएगा। या तो 70 MCQ तैयार कर लो या फिर इन 4, काम कौन सा आसान है, 4 तैयार करने का। लेकिन इसके आधार पर कोई और सा MCQ आ सकता, कभी यही मानो कि यही MCQ आएगा, कार्बन की संख्या चेंज हो सकती है। जैसे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ हमारा, सेकंड चैप्टर के MCQ है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या, अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर में से एक MCQ हर साल पूछा जाता, लेकिन फिर वही बुक के अंदर 100 प्लस MCQ हम लेकर आए 4 या 5, इन्हीं में से आएगा, क्योंकि हमें पता हर बार कौन सा MCQ किस टाइप का पूछा जाता। जैसे फर्स्ट MCQ दिया ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, ग्लूकोज से क्या बनाई जाती है भाई, एथिल अल्कोहल बनाई जाती है, किस एंजाइम की सहायता से या किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। देखा यूपी 2016 ये कई बार ये आए हुए हैं। तो ग्लूकोज से क्या बनी, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब बनती क्या है यहाँ पर एथिल अल्कोहल C2H5OH, प्लस क्या निकल जाती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज से जो एथिल अल्कोहल बना है ये किसकी उपस्थिति में होता है, हमें वो नाम बताना। अगर ग्लूकोज का किण्वन पढ़ा होगा तो बड़े अच्छे से लगा जाओगे कि उपस्थिति होती है भाई जाइमेज एंजाइम की। तो जाइमेज एंजाइम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी आधार पर आगे बढ़ते, कुछ और MCQ, इंपोर्टेंट MCQ है भाई, कई बार पूछा गया। अगर इसकी बात करें 2024 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। इन्होंने बोला है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितने प्रतिशत अल्कोहल होता। अगर हमसे यह दे देता कि स्पिरिट अल्कोहल में कितना होता, स्पिरिट अल्कोहल में अल्कोहल कितना होता, तो अगर रेक्टिफाइड भी पूछा भाई, रेक्टिफाइड पूछा, उसके अंदर हमसे अल्कोहल की मात्रा पूछी भाई, रेक्टिफाइड किसके अंदर, स्पिरिट के अंदर। रेक्टिफाइड स्पिरिट ही बोल सकता था या अल्कोहल स्पिरिट में कितना अल्कोहल होता ये भी पूछ सकता था। तो याद रखेंगे जब भी रेक्टिफाइड आ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा वाटर की भी होगी, जल की। तो लगभग 95.5% कौन होता, अल्कोहल प्रेजेंट रहता है भाई, अल्कोहल उपस्थित रहता है इस स्पिरिट के अंदर। और बाकी का कितना बचा, 4.5%, 4.5% कौन होता है इसके अंदर भाई, जल। लेकिन हमसे क्या पूछा फिलहाल, कितने % अल्कोहल होगा, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, 95.5। स्पिरिट के अंदर, रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर 95.5% अल्कोहल उपस्थित होता है, बाकी मात्रा में जल उपस्थित रहता है। आगे इसी आधार पर और MCQ, इंपोर्टेंट MCQ क्या बोला कि एथिल अल्कोहल किससे क्रिया करता, अम्लीय K2Cr2O7।
अब ये कौन है भाई, उत्प्रेरक का एक वर्क करेगा, या तो ऑक्सीकरण करा रहा होगा, ये याद रखेंगे, ये ऑक्सीकरण के लिए यूज होता है या अपचयन के लिए यूज होता है। ऐसे कुछ नाम याद रखने उत्प्रेरकों के, कि KMNO4 है, K2Cr2O7 है, LiAlH4 है, कौन अपचयित करते हैं और कौन ऑक्सीकृत करते हैं। लेकिन किसके ऊपर यहाँ पे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। अब इन्होंने बोला है K2Cr2O7। अब इससे क्या बनेगा, अब ये अच्छा ऑक्सीकारक उत्प्रेरक है, तो क्या हो रहा होगा भाई यहाँ पे, ऑक्सीकरण, जब अच्छा ऑक्सीकारक उत्प्रेरक है, और एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या प्राप्त होते हैं भाई, एल्डिहाइड। जब एथिल अल्कोहल है तो प्राप्त हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, प्लस क्या बचेगा, H2O। इक्वेशन ही बैलेंस होगी, 3 और 1 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो क्या बना भाई, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। एथिल अल्कोहल से देख लो कौन सा ऑप्शन है, एसिटिकम नहीं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, एसिटल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट MCQ। देखो फिर बात बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं पूरे चैप्टर में से 5 5 6 6, जहां 100 दे रखे हैं, लेकिन ये जरूरी ना है एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल भी दे सकता और KMNO4 भी दे सकता K2Cr2 के स्थान पर, तो उसके अकॉर्डिंग होगा यही इसी टाइप से। अरे मेथिल अल्कोहल होता तो क्या बन जाती यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड जो एसिटल्डिहाइड बनी है। अगला ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, किस किस के मिश्रण से ल्यूकास अभिकर्मक बनता है, ये पता होना चाहिए। जब HCl और ZnCl2 का मिश्रण आपस में मिलाया जाता तब दोनों को मिलाकर बनता है भाई ल्यूकास अभिकर्मक, और ये हमें पहचान करके देगा तीनों प्रकार के अल्कोहल की। तीनों प्रकार के अल्कोहल इसमें मिलाते रहते हैं और कुछ कुछ टाइम बाद, टाइम के हिसाब से क्रिया चलती रहती है। जो एकदम क्रिया कर ले तृतीयक अल्कोहल, जो थोड़ा टाइम ले, समय ले 5 से 10 मिनट, द्वितीयक अल्कोहल, जो बिल्कुल क्रिया न करे वो तृतीयक अल्कोहल। इसी आधार पर हम बताएंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक किसके प्रयोग में यूज होता, तो प्राथमिक अल्कोहल में भी यूज होगा, द्वितीयक में भी, तृतीयक में भी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में यूज ही नहीं होता भाई, और नहीं एमीन में यूज होता, नहीं एरोमेटिक एमीन में, सिर्फ अल्कोहल के परीक्षण करने में ल्यूकास अभिकर्मक का यूज होता है। आगे देखते हैं एसिटल्डिहाइड के एल्डोल संघनन से। देखो 3 संघनन है सेकंड केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में। एक एल्डोल संघनन, दूसरा क्रॉस एल्डोल संघनन, एक है बेंजोइन संघनन। संघनन यानी 2 अणु आपस में जुड़ना, किसी भी क्षार की उपस्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर किसका पूछा, एसिटल्डिहाइड का, और सिर्फ एल्डोल संघनन पूछा, नहीं क्रॉस ना ही बेंजोइन। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहता है कि CH3CHO। इसके 2 अणु आपस में संयुक्त होकर, आपस में मिश्रित होकर एल्डोल बनाते हैं, जिसे एल्डोल संघनन कहते हैं। अब ये कैसे बना सकते हैं कि CH3, अगला क्या लिख सकते हैं कि CH3CHO, CH3CHO। उपस्थिति किसी एक प्रबल क्षार की होगी NaOH, जब दोनों आपस में ये मिलेंगे तब बनेगा एसिटल्डिहाइड का एल्डोल संघनन। एक अणु ये हो गया, एक अणु इसका ये हो जाता। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख लेंगे कि CH3, अगर कंप्लीटली बॉन्ड के थ्रू लगाएं भाई, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लग जाएगा भाई H, CH3CHO ही है, और इस CH3 में से एक H निकाल सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं CH2। ये जो एक H था यहाँ निकाल दिया, प्लस क्या हो जाएगा भाई CHO। ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख लें। अब होता क्या, ये H आक्रमण करता है इस O पर, तो यहाँ जाके बन जाता कि CH3CHOH, क्या बन जाता CH3, और फिर ये भी CH, यहाँ वाला ये CH, फिर O ने से अटैक करा तो क्या हो जाता है यहाँ पर OH। फिर आगे कंटिन्यू कर दो CH2CHO, CH2 और CHO। देख लो कौन सा ऑप्शन है कि CH3, ये तो CH3 हो, CO आ गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, खाली CO रहेगी कि O के साथ कौन जुड़ता H। दूसरा ऑप्शन CH3CH, तो CH3CH, फिर क्या भाई OH, वहां पर भी OH, फिर कौन है CH2CH और वहां पर भी कौन है CH2CHO, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बाकी तो कोई सा, जब हमें करेक्ट आंसर मिल गया तो एसिटल्डिहाइड
का संघनन एल्डोल संघनन होने पर एल्डोल बनता है। दो अणु आपस में क्रिया करते हैं किसी भी क्षार की उपस्थिति में भाई। अब अगला दिया एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करने के लिए कौन सा अभिकर्मक यूज होता। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो फर्क कराएंगे, हम डिफरेंस करेंगे, वो किस अभिकर्मक के थ्रू कर सकते हैं। देखो भाई, हिंसबर्ग नहीं हो सकता। हिंसबर्ग का यूज होता है भाई एमीन के लिए। हिंसबर्ग का परीक्षण का यूज होता है हिंसबर्ग का एमीन के लिए। सिर्फ अभिकर्मक के अंदर क्या होता है भाई, एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं किसी भी एमीन से और सिर्फ अभिकर्मक बनाते हैं। ल्यूकास अभी पढ़ा था। ल्यूकास किसके लिए प्रयोग होता, अल्कोहल के परीक्षण के लिए। तो क्या बचा भाई हमारा, सिर्फ अभिकर्मक किस किस के लिए यूज होगा भाई, ये एल्डिहाइड के लिए भी यूज होता, एल्डिहाइड प्लस कीटोन के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसमें होता क्या कि कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, RCHO या कोई भी कीटोन किसी प्राथमिक एमीन से क्रिया करता। एमीन का फॉर्मूला क्या होता, H2NR, पलट के लिख दिया, फॉर्मूला होता RNS2 और यहां से क्या निकल जाएगा भाई, H2O। जब H2O निकला यहां से क्या बचेगा, बोले भाई यहां से क्या है, R है और वहां से कौन है, C है और वहां से N है, N की वैलेंसी 4 होती और यहां पर भी R है। इसे क्या बोलते हैं, शिफ्ट रिएजेंट या फिर शिफ्ट क्षार जो हमारा प्राप्त हुआ है, प्लस H2O। तो एल्डिहाइड भी देते हैं। अगर हमें कीटोन करना होगा क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, R, 2 R होते हैं, RCOR। इक्वेशन को आसान करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, O, और यहाँ क्या लगा देंगे भाई, एक और R, प्लस H2N और यहाँ पर भाई R। फिर क्या निकलेगा यहाँ से, H2O निकला तो यहाँ से R, यहाँ भी R और आगे क्या कंटिन्यू करेंगे भाई कि C डबल बॉन्ड N और R प्लस H2O। यानी कि सिर्फ अभिकर्मक का यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। तो इसका एल्डिहाइड को क्या दे रखा है एग्जांपल, एसिटल्डिहाइड। कीटोन का एग्जांपल क्या दिया है, एसीटोन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ अभिकर्मक, जहां पर सिर्फ क्षार बनते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। फेलिंग विलयन का फॉर्मूला क्या होता, फेलिंग विलयन होता है Cu2O। अब इससे कौन अपचयित नहीं होगा वो हमें बताना। जैसे कि फर्स्ट दे रखा HCOOH, तो अगर ये क्रिया कर लेगा तो अपचयित हो गया। फॉर्मिकम फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्या बनाता, एक बोले भाई CO2 और एक H2O और एक क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप जिसे हम कहते हैं CO। तो ये तो क्रिया कर लेता। और फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा, ये भी क्रिया किस तरह से कर लेगा भाई, HCHO प्लस ये भी CO2O, तो ये क्या बना लेता, HCOOH। फॉर्मिकम क्या रह जाता फिर, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। तीसरा वाला CH3CHO प्लस Cu2O, यहां से एक और बढ़ जाएगा इसमें भी, तो ये भी क्या बन जाएगा भाई, CH3COOH और यहाँ पे भी CO क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। क्या रह गया भाई, एसिटिक एसिड क्रिया नहीं करता है फेलिंग सॉल्यूशन से, इसी वजह से एसिटिक एसिड अपचयित नहीं होता है। ये थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला पूछा गया है फॉर्मलिन है, तो फॉर्मलिन किसे कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का ही मिश्रण होता है, बट इसमें क्या रहता, कुछ मात्रा के अंदर जल उपस्थित होता है। अब हमें उसकी मात्रा बतानी है कि फॉर्मलिन किसे कहेंगे, तो 40% जलीय HCHO। HCHO कौन है भाई, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो ये तो होने का ही नहीं है, CH3CHO एसिटिक अम्ल और HCOOH बचा क्या, 40% जलीय विलयन फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेलिन कहलाता है। आगे देखो, अभिक्रिया पूछी भाई कि मुख्य उत्पाद ए क्या होगा, तो हमें अभिक्रिया सोल्व करनी भाई कि C6H5CONH2 हाफमैन ब्रोएमाइड अभिक्रिया। अभिक्रिया किस किससे हो रही, एक क्रिया हो रही भाई Br2 से और एक क्या लिया भाई KOH।
और ये पूछा कि इस ए के स्थान पर क्या आएगा, ए के स्थान पर क्या आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, किसके बनाने की विधि है ये, एनिलीन के। एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2, सहायक पदार्थ एक KBr और एक K2CO3 और एक क्या बनता है भाई H2O। अभिक्रिया का नाम होफमैन ब्रोमो, ब्रोमो क्योंकि Br2 लिया जाता, एमाइड क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लिया गया भाई एक एमाइड। एमाइड का सामान्य सूत्र क्या होता, एमाइड का सामान्य सूत्र सभी के याद हो, सामान्य सूत्र एमाइड का क्या हो रहा था अभी RCONH2। R के स्थान पर क्या दे रखा C6H5, पदार्थ क्या बना C6H5NH2 यानी कि एनिलीन। अब देख लो कौन से ऑप्शन में, बेंजीन नहीं, बेंजल्डिहाइड नहीं, C6H5NH2 करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तीसरा वाला, जिसका फॉर्मूला है C6H5NH2 एनिलीन का। ये चौथा चैप्टर से था भाई। ऐसे उसी क्रम में अगला पूछा गया एनिलीन के ब्रोमीनन से। देखो ब्रोमीनन या ब्रोमीनीकरण किसे कहते हैं, जब Br2 से क्रिया किसी भी यौगिक की होती है। यहां पर यौगिक क्या दिया गया, एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग कि C6H5 की वैल्यू हो गई, क्या लगा देंगे भाई इस पर NH2। क्रिया किससे होती है, ब्रोमीनीकरण क्या हो रहा है Br2 से क्रिया। अब होता क्या है, इसके 3 अणु क्रिया करते और तीनों पोजीशन पर आके अटैक करेंगे। यहां Br आता है ऑर्थो पे और पैरा पे Br और एक Br यहां पे आता है Br, प्लस क्या निकल जाएगा HBr। अच्छा तीन पोजीशन पे जाकर Br लगा 3H निकलेंगे, इसके आगे 3H लगा देते हैं। टोटल Br कितना होगा उधर 6, इधर 6 करने के लिए इसके आगे 3 लगा देंगे। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम जब लिखोगे 2,4, देखो यहां से गिनती होगी, पहला C, दूसरा C, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 2,4,6 3 बार आया Br तो क्या लगाएंगे भाई ट्राई। और Br को क्या बोलते हैं, बोले भाई ब्रोमो। और बाकी कौन बचा भाई ये एनिलीन, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एलिन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। यही है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसी तरह से 4 चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट करें, इससे अलग कोई भी एमसीक्यू नहीं जाएगा। बार बार इस बात को बोल रहा हूं, सभी एमसीक्यू वो लेकर आए जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी शर्कराओं के सबसे मीठी कौन सी होती है, सबसे पूछे जाने ज्यादा बार पूछे जाने वाला एमसीक्यू कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो सबसे मीठी शर्करा याद रखेंगे फ्रक्टोज होती है। सुक्रोज से मीठी यानी चीनी से भी ज्यादा मीठी कौन होती है भाई फ्रक्टोज, जो बहुत सारे फलों से प्राप्त होती है। बहुत बार एमसीक्यू पूछेगा 17, 18, 22। ये लास्ट चैप्टर हमारा जेवड़ू, सब एक एमसीक्यू जेवड़ू से पूछा जाना है। सेकंड बुक के एक एमसीक्यू एमीन्स वाले चैप्टर से पूछा जाना, चैप्टर नंबर 4 नाइट्रोजन युक्त यौगिक। एक एमसीक्यू पूछा जाएगा एल्डिहाइड कीटोन से, और एक फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक एमसीक्यू। जिससे एमसीक्यू चैप्टर से पूछे जाने वो चैप्टर के नाम भी बता दूंगा, और ये टाइप तो लेके आऊं किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सारे एमसीक्यू भी करा सकते थे, लेकिन सारे कहां तक तैयार करते, लगभग 300 एमसीक्यू बैठते पूरी केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के और सेकंड फर्स्ट के। इसी तरह से फर्स्ट पेपर से भी एमसीक्यू लेकर आएंगे आपके लिए इंपोर्टेंट वाले। केवल 20 यहां से करे हैं, 20 या 22 वहां से करेंगे। 40 एमसीक्यू में से 6 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 6 नंबर पक्के। अब क्या होगा 40 एमसीक्यू पढ़ लें, 40 एमसीक्यू पढ़ लें 6 नंबर के लिए। और जब पढ़ते 300 या 400 एमसीक्यू तब क्या होता, अब तो उसमें से हम 40 एमसीक्यू छाटे, 300 या 400 एमसीक्यू छाट के कितने कर लिए हमने 40-42 एमसीक्यू, उन्हें तैयार कर लियो, एक भी एमसीक्यू उनसे आउट नहीं जाने का। आइए उसी क्रम में आगे देखते हैं। निम्न में से डाइसैकेराइड है, तो कार्बोहाइड्रेट पूछा गया यहाँ पे, डाइसैकेराइड जिसके अंदर सैकेराइड के 2 अणु उपस्थित हो। किस तरह से, ग्लूकोज फ्रक्टोज किस तरह लिख लेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला CH12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला CH12O6। और इन्होंने पूछा डाइसैकेराइड, तो दोनों ही क्या होते हैं भाई, ये दोनों, तो बोले इनके अंदर तो गर्म करने पर जल का एक ही अणु प्राप्त होता, तो मोनोसैकेराइड। लेकिन
स्टार्च क्या होता है? स्टार्च के अंदर बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं सैकेराइड के, तो ये तो है हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। बचा कौन हमारा? बचा कौन? स्टार्च, जिसे गर्म करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एक एक अणु प्राप्त होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड, जिसे गर्म करने पर मोनोसैकेराइड प्राप्त हो वो कहलाएंगे भाई डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन है हमारा? सुक्रोज। 16वां एमसीक्यू था, 5वां चैप्टर आ गए यार। अगला, दूध में उपस्थित शर्करा, ये तो बायोलॉजी का भी है। दूध के अंदर कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? शर्करा काय में चेंज होती है? वो अम्ल में। कौन शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा, जो दही जब बन जाता तो चेंज हो जाती है लैक्टिक अम्ल में, तो क्या बनती? लैक्टोज शर्करा होती है भाई। देखो चेंज कैसे रहती? लैक्टोज शर्करा। और एक बैक्टीरिया पाया जाता जब दूध से दही बनने वाला होता, लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही बनाने में हमारी सहायता करता। तो लैक्टोज शर्करा किसमें उपस्थित है भाई? लैक्टोज शर्करा है दूध में। और लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। लैक्टिक अम्ल किसके अंदर उपस्थित होगा भाई? दही के अंदर। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, और दूध के अंदर लैक्टोज शुगर। यही पूछ सकता है कि दही के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है या कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो दही के अंदर बैक्टीरिया कौन सा रहता है भाई? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दही के अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दूध के अंदर शर्करा उपस्थित होती है भाई लैक्टोज शर्करा या फिर लैक्टोज शुगर। अगला पूछा गया, इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इनुलिन का फॉर्मूला क्या रहता है? इनुलिन होता है C6H10O5। ये एक पॉलीसैकेराइड है। जल अपघटन के लिए क्या लेते हैं यहाँ पर भाई? H2O। और जैसी क्रिया कराओगे जल अपघटन के लिए तो क्या बनेगा? C6H12O6, यानी कि क्या हो गया? फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी है और ग्लूकोज का भी है, तो दोनों में फॉर्मूला डिफरेंस क्या होता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज में ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप पाया जाता, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप CO ग्रुप पाया जाता। तो ग्लूकोज से क्या प्राप्त हो रही? इनुलिन से क्या प्राप्त हो रही भाई? फ्रक्टोज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, कि इनुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होती है भाई फ्रक्टोज। आ गए। अगला, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस क्रिया करके अपचयित कर देता अपने आप को, नया कंपाउंड बनाता। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं कि CHO, और यहां पर भाई CHOH का होल 4, और यहां पर CH2OH, ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ये अपचायक गुण क्यों प्रदर्शित करता? क्योंकि इसके पास उपस्थित होता है एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह अपने आप को अपचयित कर लेते हैं फेलिंग विलियन से क्रिया करके, टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके। तो ग्लूकोज किसकी वजह से अपचयित करता है अपने आप को? CHO समूह, और CHO समूह का नाम क्या होता है अभी? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह, तो एल्डिहाइड समूह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भाई। CHO के कारण ग्लूकोज अपचायक प्रॉपर्टीज या अपचायक विशेषताएं प्रदर्शित करता, एल्डिहाइड समूह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। इंपोर्टेंट एमसीक्यू है सभी जितने भी है। एमिनो अम्ल के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। एमिनो अम्ल निर्माण की, अच्छा एमिनो अम्ल जब आपस में एमिनो अम्ल के अणु मिलते रहते तो क्या बना लेते हैं? सबसे छोटी यूनिट। हम क्या पढ़ते हैं? टॉपिक पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बहुलक है। प्रोटीन बहुलक है। बहुलक है किसके भाई? एमिनो अम्लों के। एमिनो, तो एमिनो अम्ल क्या होगा इसके? एमिनो अम्लों के। तो एमिनो अम्ल क्या होगा इसकी? सबसे छोटी इकाई जो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है भाई? प्रोटीन का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा भाई, प्रोटीन। आगे देखते हैं क्या दिया? विटामिन ए की कमी से होता है। तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो एक क्वेश्चन विटामिन से पूछा जाता है, या तो विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लेगा कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछ लेगा, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी विटामिन का आता है लास्ट चैप्टर से। जैसे यहाँ पर क्या दे दिया आपने कि
एस्कार्बिक अम्ल का नाम है। तो सभी के हमें कैसे नाम पता हो, रासायनिक नाम पता हो। तो एस्कार्बिक अम्ल किसका नाम होता, विटामिन सी का एस्कार्बिक अम्ल नाम। विटामिन सी अम्ल भी है, जो खट्टी चीजों में पाया जाता है विटामिन सी, तो अम्ल भी किसके अंदर आया, विटामिन सी। विटामिन सी कहां से प्राप्त करते हैं, नींबू से, संतरे से, जो भी खट्टी चीज है वहां से विटामिन सी हमको मिलता है। तो अम्ल है तो एस्कार्बिक किसका हो गया भाई, विटामिन सी का। नेक्स्ट एमसीक्यू, भोजन में आयोडीन की कमी से, जब हम भोजन करते हैं हम उसमें आयोडीन की कमी हो तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। एक रोग सुना होगा जिसमें गला फूल जाता है, यहां से इतना मोटा बाहर को निकल जाता है, और वो होता है आयोडीन की कमी से, जिसको कहते हैं भी घेंगा रोग, घेंगा रोग या फिर गोइट्री रोग। तो भोजन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है घेंगा रोग। बेरी बेरी पता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से क्या रहता, बेरी बेरी। और रिकेट्स, रिकेट्स किससे होता है भाई, विटामिन डी की कमी से, हड्डियां कमजोर हो जाती। और रतौंधी तो अभी पढ़ा ही था कि रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। तो बचा क्या रह गया था हमारा, घेंगा रोग किसकी कमी से होता, आयोडीन की कमी से। ये सभी एमसीक्यू हम लेकर आए थे कार्बनिक रसायन के 5 चैप्टरों से। 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर जीव अणु के कितने एमसीक्यू हमने करे, सिर्फ 23 एमसीक्यू हमने सोल्व करे। और इस बात की हम इनमें से गारंटी लेते हैं जो भी एमसीक्यू सेकंड पेपर से पूछे जाएंगे, सेकंड केमिस्ट्री से, वो इन्हीं के अंदर से आएंगे, इनसे बाहर जाने के नहीं है। पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे केमिस्ट्री फर्स्ट से, अगर रेस्पॉन्स सभी का अच्छा रहता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।